प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मैं ये थर्ड लेसन से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट लेसन से इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि पहला लेसन जो है वो लगभग आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा और अगर आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करोगे तो वो जरूर समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड टॉपिक से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, सेकंड पेपर का। और इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो ये मान के चलना कि आपका मैक्सिमम डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रैखिक अवकल समीकरण अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, ये टॉपिक का नाम है। थर्ड लेसन है ये। थर्ड लेसन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इसको समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है। रैखिक अवकल समीकरण आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था और जब पहला लेसन आप पढ़ोगे तो आपको सारा याद आ जाएगा। वही है, सारे मैक्सिमम वही है वहां पे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ रैखिक अवकल समीकरण क्या है। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में है dy/dx प्लस px y इज इक्वल टू qx। मैंने कुछ इसको इस तरह से लिखा है कि dy/dx प्लस px y इज इक्वल टू qx। यहां पर y का जो गुणांक है, पहली बात तो dy/dx का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, वो 1 है। dy/dx का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है। उसके बाद में y का दूसरा पद जो है, y का गुणांक क्या है हमारे पास, एक x का फलन है px। x का फलन है ये। y का जो गुणांक है, y के गुणा में जो है, y के मल्टीपल में जो है px। यहाँ पे x दिखाने का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी x का फंक्शन है, जैसे कि x² + 1 e की पावर x sin x, इस प्रकार से कोई भी एक x का फलन है। बराबर में qx भी एक x का फलन है, लेकिन ये अकेला x का फलन होगा, इसके साथ में y नहीं होगा। तब हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण। इसको हल करने का तरीका क्या है, इसका जो प्रोसेस जो है, dy/dx का सबसे पहले आप गुणांक को चेक कीजिए। गुणांक क्या है, गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए इसका। अगर 1 नहीं है तो सबसे पहले इसके गुणांक से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कीजिएगा। dy/dx का जो गुणांक है, गुणांक से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने के बाद में जैसे इसका गुणांक 1 हो जाएगा तब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इंटीग्रल फैक्टर लोगे। समाकल गुणांक, समाकल गुणांक क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर। समाकल गुणांक होता है e की पावर में जो y का गुणांक है, y का गुणांक कितना है, px। इसको आप इंटीग्रेशन के अंदर रखोगे कि e की पावर इंटीग्रल ऑफ px। इसका समाकलन कर लोगे e की पावर में लगा करके, जो ये आएगा इससे आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखिए e की पावर इंटीग्रल ऑफ px dx इंटू dy/dx प्लस px इंटू e की पावर इंटीग्रल ऑफ px dx इंटू y इज इक्वल टू qx e की पावर इंटीग्रल ऑफ px dx। इतना आने के बाद में आपने पूरी इक्वेशन का दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना। आपने इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पे ध्यान रखना आपने कि ये जो पार्ट आया ना, ये इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिखना। आपने क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, जो आपने इंटीग्रल फैक्टर जो लिया था e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx और इनटू में लगा देना y। अगर आप देखोगे इस पूरे का इंटीग्रेशन यही होता है, क्योंकि अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ये होगा, इसका अवकलज जो होगा वो ये होगा पूरा पूरा। क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। इसका अवकलन, इसका मल्टीप्लाई, y का अवकलन क्या होता है, dy/dx, और इसका मल्टीप्लाई एज इट इज यूं की, फिर प्लस लगा करके
y तो u क्यों आएगा और इसका अवकलन करना है, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। फिर पावर में जो है इसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ px dx का क्या होगा, px, और इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करना है qx e की पावर इंटीग्रल ऑफ px dx और ये dx। अब आपने इसका समाकलन करना है। समाकलन के बहुत सारे रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, कौन सी क्लास में, 12th क्लास के अंदर। वही रूल हमने यहाँ पे लगा करके इसका इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने के बाद में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी कि अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। तो किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे, क्या होते क्या है ये, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं ये तो मिटा रहा हूं। अब थोड़ी से हम बात कर लेते हैं इसकी। आपने 12th क्लास में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोटि की अवकल समीकरण पढ़ी होगी आपने। एक कोटि के अवकल समीकरण को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसका व्यापक हल निकालते हैं, वो आपने 12th क्लास में पढ़ा था। यहां पर भी आप पढ़ोगे फर्स्ट लेसन के अंदर, सेकेंड लेसन के अंदर। और एक कोटि की अवकल समीकरण कौन कौन से मेथड थे हमारे पास। पहला तो था हमारे पास कौन सा, चरों का पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। दूसरा पढ़ा था आपने कौन सा, समघातीय होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। तीसरा कौन सा पढ़ा था आपने, रेखिक अवकल समीकरण। तो ये तीन टाइप के आपने पढ़े थे। इसके अंदर एक दो टाइप और फालतू आपको मिल जाएंगे, अगर आप पढ़ोगे और उनको देखोगे तो समझ में आ जाएगा वो। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे पास कॉल करके बता सकते हो, कमेंट्स करके आप मेरे को बता सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं वो भी आपको वीडियो डाल दूंगा। तो चल देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सबसे पहली बात तो इसके अंदर हम देखेंगे इसकी, यहां पे 1 डिग्री से ज्यादा डिग्री की हमें समीकरण मिलेंगी। तो मैं यहां पे एक nth ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेता हूं और उसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, dn y बाय dxn, और यहां पे कांस्टेंट भी ले लेता हूं कोएफिशिएंट, प्लस a1 dn -1 y बाय dx n -1 प्लस a2 dn -2 y बाय dx n -2 प्लस डैश डैश डैश, और ये आ जाएगा a n -1 dy बाय dx प्लस a n y इज इक्वल टू qx। देखिए इसमें थोड़ा सा शायद बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि वो ये सोचते हैं कि इतनी लंबी कहां से आ गई, कैसे बना दी ये इक्वेशन। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसी तरह से हमने लिखा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सिर्फ ये कितने से, 2 कोटि की अवकल समीकरण है ये। यहां पर मैंने n कोटि की अवकल समीकरण लिखी है, n कोटि की अवकल समीकरण लिखी है। हमारे पास क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे, इसको हल करना है, लेकिन मैं यहां पे n कोटि की अवकल समीकरण लेकर के उसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे इसको। अब ये जो अवकल समीकरण है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूं इसको कि a0 dn बाय dxn प्लस a1 dn -1 बाय dxn -1 प्लस a2 dn -2 बाय dxn -2 प्लस डैश 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 प्लस, यहां पे भी प्लस है, an -1 d बाय dx प्लस an, और ये y को मैं यहां पे बाहर ले लेता हूं, इज इक्वल टू qx। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको एक दूसरे रूप में हम लिखेंगे, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। दूसरा रूप क्या होता है कि यहां पर हम एक डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे, d बाय dx इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कैपिटल D। d बाय dx क्या है हमारे पास, कैपिटल D। इसी प्रकार से d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर को लिख लिया मैंने d स्क्वायर, d क्यूब बाय dx क्यूब को मैंने लिख लिया d क्यूब, और इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूं। तो इसको मैंने
यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास दोनों प्रकार से होंगे, एक तो सिंबॉलिक फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू प्लस डैश 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 प्लस ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन और y इज इक्वल टू क्यू एक्स। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया यहां पे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज तो यहां पे देखिए, ये जो अवकल समीकरण जो है, इसका जो सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे पास दो पार्ट्स में निकल के आएगा। और वो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक तो होता है, यानी कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूं यहां पे, तो y बराबर वो होता है CF प्लस PI, CF प्लस PI। CF4 होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको बोलते हैं पूरक फलन। और दूसरा है हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि विशिष्ट समाकल। विशिष्ट समाकल, या हम इसको विशिष्ट हल भी बोल देते हैं, विशिष्ट समाकल या विशिष्ट हल, पार्टिकुलर इंटीग्रल। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन जो आएगा वो हमारे पास दो पार्ट्स में हमने इसको सॉल्व करना है, एक CF और एक PI के रूप में। पहले हम CF फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद में PI फाइंड आउट करेंगे, और दोनों का सम करके, जोड़ करके हम y बराबर दिखा देंगे। ये इसका व्यापक हल होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये तो मैं मिटा रहा हूं नीचे वाला, क्योंकि हमें CF और PI दोनों चीज निकालनी है। यहां से CF और PI निकालने के लिए, जब हम CF निकालेंगे तो इसके लिए हम QX को थोड़ी देर के लिए 0 मान लेंगे, क्योंकि PI सिर्फ उसी का निकलता है जिसके बराबर में x का फलन हो हमारे पास। अगर बराबर में x का फलन नहीं है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y बराबर CF ही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस CF निकालने के लिए QX को मैं 0 यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूं, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे लिखेंगे फॉर CF A नॉट DN प्लस A1 DN माइनस वन प्लस A2 DN माइनस टू प्लस डैश 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 प्लस AN माइनस वन D प्लस AN एंड Y इज इक्वल टू 0। क्योंकि CF निकालने के लिए हमें इसको 0 मानना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पास CF आएगा। PI निकालने के लिए इसका यूज में लेना हमने यहाँ पे, PI जब निकलेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में 0 है, तब हम यहाँ पे सिर्फ CF निकालेंगे, CF ही इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि FD y इज इक्वल टू 0। यानी कि ये अगर हम देखें तो एक D का एक फंक्शन हो गया हमारे पास, D का फंक्शन है ये, तो FD y बराबर 0 ले लिया हमने। अब यहां पर जो भी ये आ रहा होगा, जितने भी कोटि का होगा हमारे पास, ये हम इसके फैक्टर कर लेंगे, लीनियर फैक्टर कर लेंगे। और फैक्टर में मान लेता हूं, इसके फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास D माइनस M1, D माइनस M2, D माइनस M3 डैश डैश डैश, D माइनस Mn, y इज इक्वल टू 0। क्या क्या फैक्टर माने मैंने यहां पे, D माइनस M1, D माइनस M2, D माइनस M3, D माइनस Mn, y इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये n कोटि का था तो n फैक्टर आएंगे हमारे पास, n घात का हमारे पास ये समीकरण है, D के अंदर n घात का समीकरण है, तो इसका मतलब होगा कि इसके n फैक्टर्स आएंगे, n गुणनखंड आएंगे हमारे पास। अब यदि मैं इनको लिखूं कि D माइनस M1 y बराबर 0, इसको और इसको ले लिया बराबर 0, या ये हो सकता है कि D माइनस M2 y बराबर 0, या D माइनस M3 y बराबर 0, या ऐसे चलते रहे हम तो D माइनस Mn
y बराबर 0, क्योंकि इसके बराबर 0 है, ये फैक्टर्स हैं। y तो हमारे पास साथ में आएगा क्योंकि अकेला d नहीं आता कभी भी। d का मतलब होता है क्या? डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? d बाई डी एक्स। और d बाई डी एक्स का मतलब होगा कि d के साथ में जो लगा हुआ है उसका x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। और ये हम ये मान के चल रहे हैं इसकी d का मतलब d बाई डी एक्स है। अभी किसी की रेस्पेक्ट में हो सकता है, अगर मान लीजिए हमें किसी और दो, एक आश्रित चर एक स्वतंत्र चर दे रखा है, तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज है ये, इसका मतलब ये। तो y तो इसके साथ में होगा ही होगा, है ना। तो या तो इसके बराबर 0 होगा, या इसके बराबर 0 होगा, या इसके बराबर 0 होगा, या सबके बराबर भी 0 हो सकता है इनमें। अब इनको एक एक को हमें सॉल्व करना है, तो मैं ऊपर से मिटा करके फिर सॉल्व करता हूं इसको। देखिए, मैं यहां पर कोई भी एक जनरली ले लेता हूं यहां पे, कि मान लीजिएगा इसकी d माइनस एम आर वाई इज इक्वल टू 0 है, और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? ये हो जाएगा dy माइनस एम आर वाई बराबर 0, और अगर हम देखें डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एम आर वाई, और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, चरों का पृथक्करण वाला बन रहा है, तो y को इधर ले आएंगे, तो ये होगा 1/y dy इज इक्वल टू एम आर डी एक्स, और आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू एम आर, और इसका हो जाएगा x प्लस सी आर ले लेता हूं मैं यहाँ पे, या इसको कुछ और नाम दे, चलो सी आर ले लेते हैं, स्मॉल सी आर ले लेते हैं। अब इसको देखिए, इसका बेस e है, तो y बराबर कितना होगा? e की पावर एम आर एक्स प्लस सी आर, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, e की पावर एम आर एक्स इंटू ई की पावर सी आर, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं इसकी y इज इक्वल टू सी आर ई की पावर एम आर एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने r लिया है तो यहां पर एक तो अचर पद आएगा, सी आर अचर आएगा, और साथ में इसको स्वेच्छ अचर बोलते हैं, ई की पावर एम आर एक्स। तो जब मैंने यहां पे लिया था तो इन सबके लिए अलग अलग आएगा हमारे पास। इसके लिए क्या आएगा हमारे पास कि y बराबर सी, एक तो अचर आएगा यहाँ पे, और e की पावर क्या होगा? m1x, यहाँ पे e की पावर m2x, e की पावर m3x। तो मैं यहाँ पर एक मान लेता हूँ, उसकी एक जनरल सॉल्यूशन मान लेता हूँ उसकी, y इज इक्वल टू e की पावर mx। y की वैल्यू क्या होगी? e की पावर mx। अब मैं इनको मिटा देता हूं यहां से, देखिए y बराबर e की पावर mx आया, तो dy की वैल्यू कितनी होगी? यानी कि y का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, e की पावर mx इंटू mx का तो अवकलन करेंगे। अच्छा, एक बार और अगर इसका अवकलन कर दे तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर e की पावर mx। एक बार और अवकलन करें तो क्या आएगा यहाँ पे? m क्यूब e की पावर mx। और हम इसी प्रकार से करते हुए चले जाएं तो d की पावर n y इज इक्वल टू, यानी कि n टाइम्स अगर हमने इसका अवकलन किया है तो m की पावर n e की पावर m x, यही आएगा। और इन सभी को मैं यहाँ पे रख देता हूं इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? a नॉट, इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास? m की पावर n e की पावर mx, यानी कि m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस an माइनस 1 m की पावर 1 प्लस an, और यहाँ पे y की वैल्यू थी तो e की पावर mx की, तो ये बाहर आ जाएगा e की पावर mx। और आपको याद होगा कि हमने इसके बराबर 0 लिया था, 0 लेंगे, e की पावर mx कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए e की पावर mx इधर जाकर के 0 अपॉन होकर के यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आ गया हमारे पास a नॉट एम एन प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस an माइनस 1 m की पावर 1 an इज इक्वल टू 0।
अगर आप ध्यान से देखो, ये सारी चीजें बताने का मैं डायरेक्ट भी ये इक्वेशन भी बता सकता था, लेकिन इसको मैं ड्राइव करके बताया मैंने आपको। अब हम यहाँ पे इसको मिटा करके और हम देखते हैं इसकी यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास थी क्या। यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखी थी उस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं यहाँ पे। वो थी हमारे पास a0 d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस a2 d की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस an माइनस 1 d प्लस an, और भार था हमारे पास y इज इक्वल टू qx। यही था, यही इक्वेशन थी हमारे पास। अब इसमें और इसमें क्या चेंजेस आया हमारे पास, इसमें और इसमें चेंजेस सिर्फ इतना आया है कि जहां जहां पर d आ रहा था वहां वहां पर उसकी जगह पर क्या रिप्लेस किया हमने, m की पावर n, m की पावर n माइनस 1, m की पावर n माइनस 2, m। y की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया हमने, 1, y की जगह पे कितना रिप्लेस किया, 1, और qx की जगह पे क्या रखा हमने, 0। तो जब भी आपको CF निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हो, पूरक फलन आपको ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे d की जगह पे। यानी कि अब डायरेक्ट ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जहां जहां पर d आ रहा था वहां वहां पर आपने क्या रखना है, m रखना है बस। तो यहां पे कितना हो जाएगा, a0 m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस an माइनस 1, और ये हो जाएगा m प्लस an और इंटू में 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि m के अंदर एक n घात का हमें बहुपद मिल गया है, m के अंदर एक n घात का बहुपद हमें मिल गया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके अगर इसको सॉल्व करें तो m के हमारे पास कितने मूल निकलेंगे, n ही मूल होंगे यहाँ पे, क्योंकि n घात का बहुपद है ये। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे m बराबर m1 m2 m3 m4 m5 डैश 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 mn, ये इसके मूल निकल के आ गए हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारे पास n घात का नहीं होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो 3 घात का हो सकता है, 4 घात का होगा, मैक्सिमम 4 घात का हो सकता है, या कोई 1-2 क्वेश्चन होंगे जो 5 घात के भी होंगे। अदरवाइज तो 2 घात के 3 घात के मिलेंगे जो बहुत आसानी से फैक्टर हो जाएंगे, और फैक्टर होने के बाद में हम इनके सॉल्यूशन मूल हम इनके ज्ञात कर लेंगे। मूल ज्ञात करने के बाद में अब आपका जो CF जो होगा, CF बराबर क्या होगा कि C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस डैश 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 Cn e की पावर mnx। ये आपका क्या निकल के आ गया, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या हम इसको कह सकते हैं पूरक फलन। कैसे निकालेंगे, अब आपको वो सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखना, उसको वीडियो को दोबारा से देखना, तब जाके समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो यहां पे रखना। आपको अवकल समीकरण कुछ इस फॉर्म में दी हुई होगी क्वेश्चंस के अंदर, उसको आपने क्या करना है कि d की जगह पर m को रिप्लेस करना है, d की जगह पर क्या रखना है आपने, m रखना है, y की जगह पर 1 रखना है, qx अगर यहाँ पे कुछ दे रखा है हमें x का फलन तो उसकी जगह पे आपने 0 रखना है, और 0 रख करके अब आपके पास यहाँ पे m के अंदर n घात का एक बहुपद मिल जाएगा, और m के अंदर n घात का जो बहुपद है उसको आपने फैक्टर करके और आपको उसके मूल निकालने हैं। अब चूंकि ये n घात का था तो यहाँ पे n मूल निकलेंगे, n रूट्स निकलेंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिएगा कि ये 2 घात का होता है तो 2 ही मूल निकलते हैं, 3 घात का होता है तो 3 मूल निकलते हैं, 4 घात का होगा तो 4 मूल निकलेंगे। जितने भी मूल आ रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। अब मूल कैसे किस प्रकार के हो सकते हैं हमारे पास, मूल हमारे पास सारे के सारे अलग अलग हो सकते हैं, पहला केस। सब के सब अलग अलग हो सकते हैं, सेकंड केस। कोई 2 समान हो सकते हैं, कोई 2 समान हो सकते हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास आ गया कि m-1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो m बराबर कितने मूल है, 1 और 1, दोनों समान आ रहे हैं यहाँ पे। तो मूल हमारे पास समान भी आ सकते हैं, मूल हमारे
काल्पनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मोस्टली 3 ही प्रकार के मूल होंगे, या तो सारे अलग अलग होंगे, आपने पढ़ा भी होगा मूलों की प्रकृति कि मूल या तो अलग अलग है सारे सारे, या फिर बाद में कुछ मूल समान हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसकी कुछ मूल हमारे पास यहाँ पे काल्पनिक भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए फैक्टर क्या है, फैक्टर करने के बाद हमारे पास आ गया m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो ये आएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1, इट मीन्स m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो काल्पनिक भी आ सकते हैं हमारे पास। तो हमारे पास मेनली वैसे तो 4 प्रकार से, 4 टाइप से, वैसे अलग अलग टाइप से बहुत सारे बना रखे हैं। 4 टाइप्स के CF जो निकालेंगे हम 4 तरीके से निकालेंगे। पहला तो निकालेंगे हम कौन सा, कि सारे मूल अलग अलग हों, तो तब तो CF मैंने ये बता दिया ये आएगा। अगर 2 मूल या 3 मूल या 4 मूल समान है इसके अंदर, उसके लिए भी मैं बताऊंगा अभी कैसे करेंगे इसको। यदि हमारे पास काल्पनिक है तो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। और अगर हमारे पास चौथा टाइप जो है वो सर्ट्स के रूप में आ जाए, जैसे कि मान लीजिए 2 प्लस अंडर रूट 3 के रूप में आ जाए मूल, m की वैल्यू ये आ जाए, तो इस तरह से होगा। तो ये तो सेम यही हो गया हमारे पास, इसी प्रकार से हो जाएगा। तो यानी कि मेनली 3 टाइप के होंगे कि मूल असमान हो सारे सारे, या कुछ मूल हमारे समान हो, या फिर बाद में वो काल्पनिक हो। तब उस केस के अंदर हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो अब आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, देखने के बाद में आप बताना कि इसके अंदर समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके जो CF है, CF कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहां तक आप देख करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। धन्यवाद।